नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपको अपनी रणनीति बनाने में मदद करेंगे। रवि देवरा है कुबर्जी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या है एंजल वन से, वीरेंद्र वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से, और जी चंद्रशेखर जी हैं कमोडिटी एक्सपर्ट और जाने माने कमोडिटी गुरु भी हैं। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात आज करते हैं जीरे की, क्योंकि जीरे में जबरदस्त तेजी दिख रही है। वीरेंद्र जी, क्या हो रहा है जीरे में? ये लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। 43,000 इंट्राडे में फिर से जीरा का वायदा चला गया, अब 42,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जीरे में हो क्या रहा है? जीरे में बुल मार्केट है और ये पैराबोलिक बुल मार्केट कहा जाता है चार्ट की भाषा में। इसके पहले ऐसे काफी बुल मार्केट हम गवार में देख चुके हैं, धनिया में देख चुके हैं, 10-12 साल पहले हमने हल्दी में भी देखा है। तो इसी तरह एक हिसाब से थोड़ा टाइट बैलेंस शीट, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा यूफोरिया, ये सब की मिली जुली हुई ये कहानी है। अभी जी, आप क्या कहेंगे? जीरे में क्या हो रहा है? क्यों लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है? क्वेश्चन मुझे? जी रवि जी, आपसे सवाल था। हाँ, ये नो सेलर मार्केट है, जैसे बीरेंद्र जी बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कोई सेलर है नहीं मार्केट में, और इसी हिसाब से लगातार ये एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में प्राइसेस जा रहा है। जब भी आप मींस के घर से बाहर निकलो और वेदर चेंज दिखे, इससे पहले जीरा देख लो तो भी पता चल जाता है कि वेदर क्या होगा। जब भी कुछ भी वेदर में बदलाव आता है, पर्टिकुलर अभी गुजरात एंड राजस्थान में वेदर में चेंज हुआ, एंड पर्टिकुलर इस हिसाब से फिर से प्राइसेस में एक अच्छा उछाल था। हालांकि ना तो अभी ये जो लेवल है उसमें शायद लग रहा है कि 90% से ज्यादा अराइवल्स घर पे होगी एंड स्टॉकिस्ट के पास होगी, पर फिर भी एक सेंटिमेंटल तेजी वहां पे बनी है। और वहां पे क्या है कि कोई सेलर नहीं पर्टिकुलर, लगातार जो 40,000 का लेवल प्रोटेक्ट हो रहा है, और ये लेवल आज भी प्रोटेक्ट हुआ और आज नया ऑल टाइम हाई फिर से प्राइसेस ने छूता हुआ दिखा। लग रहा है कि ये हाई के ऊपर अभी प्राइसेस आए तो ये तेजी शायद और कंटिन्यू रहे, एंड ये मींस के इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मींस ना तो टेक्निकली ना तो फंडामेंटली, बट ओवरऑल ट्रेंड जब तक मुझे लग रहा है कि 40,000 के नीचे ना जाए तब तक आप बुलिश मान सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि एक बार 44,000 तक के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, बट जो सेलर्स है जिसके पास स्टॉक है और मुनाफा हो रहा है वो ये लेवल पे अपनी पोजीशन हेज करे। 43-44 के बिटवीन एक अच्छा लेवल माना जा सकता है कि जहां पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए और पोजीशन को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से हेज करना चाहिए। यानी देख सकते हैं किस तरह की रिकॉर्ड रैली लगातार चल रही है। आज हमने ग्राउंड के कुछ एक्सपर्ट से बात भी की थी, उन्होंने भी कहा था कि जो क्वालिटी का जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी बड़ा है, और वो 100 रुपये प्रति क्विंटल तक का डिफरेंस आ रहा है। और मंडियों में अगर आप भाव देखेंगे तो जो लो क्वालिटी के भाव हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओले की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ से लो ग्रेड के जीरे भी मंडियों में काफ़ी कम आ रहे हैं। जो हाई ग्रेड के जीरे के भाव है हाजिर में 45 से 50,000 रुपये तक भी पहुंच चुका है। और देख भी रहे हैं आपके, और जो इस साल जिस तरह के डिमांड की संभावना है उसके मुकाबले सप्लाई काफ़ी कम है। ये भी एक वजह है कि जीरे में लगातार तेजी बन रही है। लेकिन धनिया नहीं चल पा रहा है। बीरेन जी, पवन है हिसार से, वो ये सवाल भी जानना चाह रहे हैं कि धनिया को क्या हो गया है? लगातार 6400 के आसपास ही बना हुआ है, तेजी लौट ही नहीं रही है। क्या लग रहा है आपको धनिया में? आपने जो बात उठाई क्वालिटी की, वो काफी लाजिम बात है, काफी वाजिब बात है। लास्ट ईयर हमने जो देखा था वो ओरिजिन और डेस्टिनेशन मार्केट के बीच का मिसमैच था। ये साल की जो प्ले बुक है उसमें क्वालिटी मिसमैच है। एक धनिया ऐसा है जो रेन टच है और 6,000 के नीचे बिक रहा है, बादामी जिसको कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो धनिया में 5-7 क्वालिटी स्पेक्ट्रम आते हैं, स्कूटर, ईगल, बादामी, ग्रीन, एक्स्ट्रा ग्रीन। तो जो सुपर वाली जो क्वालिटी है डबल ग्रीन, वो बेहद ही कम है, शॉर्टेज में है वो। और जो हल्की या बादामी क्वालिटी है वो एविडेंस में है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ये साल हल्का और भारी धनिया के बीच, यानी सुपर और इंफीरियर के बीच की क्वालिटी का डिफरेंस बेहद ज़्यादा हो।
जो व्हीट में अभी हम देख रहे हैं कि कमजोर व्हीट 4000 में बिक रहा है और अच्छा व्हीट करीबन 750, ये भी काफी वाइड वेरिएशन। ऐसा ही जीरा में भी है, कुछ जीरा 3500 में बिक रहा है पर 20 केजी, कुछ जीरा 8500 में भी बिक रहा है। तो ये बेमौसम बारिश के हिसाब से आउटपुट लॉस तो नहीं हुआ है, बट क्वालिटी डिग्रेडेशन काफी चीजों में ज्यादा हुआ है। तो धनिया में अभी जो कमजोर क्वालिटी की अराइवल का प्रेशर है वो मई जून में शायद खत्म हो जाएगा। अच्छा धनिया, जिसको हम डबल ग्रीन कहेंगे, डबल पैरेट कहेंगे, इसकी शॉर्टेज एविडेंट होगी जुलाई ऑनवर्ड्स। ओके, तो उसके बाद ही आप बड़ी तेजी की उम्मीद आप रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर सर, क्या हो रहा है? कच्चा तेल अब लगातार कमजोरी दिखा रहा है, 2 हफ्ते में करीब करीब 11% तक टूट चुका है। क्या लग रहा है आगे दाम और गिर सकते हैं क्या कच्चे तेल के? ऐसा है कि सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है और मैं मानता हूं कि कोई इसमें खास जस्टिफिकेशन नहीं है। लोग मंदी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर वो तो 6-8 महीने से हम सुन रहे हैं मंदी के बारे में। तो ये जो गिरावट देख रहा हूं मैं, इसमें कोई खास या ठोस कारण मुझे दिख नहीं रहा है। और ब्रेंट जो है अब प्री कोविड लेवल में जो था, प्री ओपेक जो डिसीजन आया था उत्पादन काटने का, वो लेवल में है, तो $80 से भी नीचे। तो ये मार्केट में सेंटिमेंट जरा सा नेगेटिव दिखाई देता है, क्योंकि ये जो हाजिर मार्केट है, हाजिर मार्केट में काफी माल पड़ा हुआ है, इनफ स्टॉक इन दी प्रॉम्प्ट मार्केट। मगर ये जो आज का जो माहौल है, आजकल का माहौल जो गिरावट हम देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये जारी नहीं रहेगा। इससे ज्यादा बड़ा गिरावट का संभावना मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जरूर मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट, कच्चा तेल का मार्केट टाइट होते जाएगा पक्का, मुझे कोई इसमें शंका नहीं है। और 2 कारण है। एक है कि यूएस, अमेरिका में जो उनका जो रिजर्व से माल दिया था उसका रिप्लेनिशमेंट होना है, वो कब करेंगे? शायद जून का बाद ही वो करेंगे। और दूसरा है अमेरिका का इन्वेंट्री भी जरा कम होते जा रहा है। तो आई एम बुलिश ऑन क्रूड ऑयल इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। एट द मोमेंट हाजिर मार्केट में माल है, इसके लिए मार्केट में जरा कमजोरी हमें दिखाई दे रहा। एक सवाल भी था अमित दिल्ली का कि क्रूड में अगर शाम के सत्र में अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए क्रूड में शाम के सत्र में? 2% की गिरावट है आज में। हालांकि यहाँ पे मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा, बट फिर भी अगर करना है तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में 6070 के आसपास बाई करने की सलाह रहेगी। 5970 का स्टॉप रहेगा, ओपन में टारगेट 6270 के लिए रहेंगे। ऑल्टरनेटिवली अब ऑप्शंस में 6600 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, 50 रुपए में मिल रहा है प्रीमियम में। 100+ रुपए आपको 10 रुपए का रहेगा, टारगेट 140 की रहेगी। तो बेहतर होगा कि आउट ऑफ मनी आप एक कॉल ऑप्शन खरीदे। वॉलेटाइल मार्केट है तो बेहतर होगा कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है, तो ऑप्शन के जरिए यहां पर जाने की सलाह प्रथमेश जी की तरफ से आ रही है। चलिए अगले दर्शक जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस क्या करना चाहिए? बीरेन जी, क्या करे क्रूड में और नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में मैं हल्का सा बाइंग प्रेफर करूंगा। 175-77 के आसपास माई कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉप लॉस 169 रहेगा, टारगेट 195 से 197 का रहेगा। क्रूड में आज मेरे पास कोई लो रिस्क ट्रेड नहीं है। क्रूड में आप क्या सलाह देंगे रवि जी? मेरे हिसाब से क्रूड एक काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। 77 के लास्ट टाइम ब्रांड ने सपोर्ट लिया था और वहां से 88 तक का उछाल था। तो मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद चार्ट में भी देखे तो एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट से WTI एंड ब्रांड दोनों ओवरसोल्ड लेवल के करीब है। तो अभी मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को लेना बेटर वहां पे चीज हो सकती है। नेक्स्ट मंथ का आप 6000 का जो कॉल ऑप्शन है
वो बाय करें। अराउंड 210 के करीब ये कॉल ऑप्शन बाय लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस डाउन साइड आप लगा सकते हैं 150 का। अपर साइड मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका तो 400 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ये लेवल से कॉन्ट्रा जाना है। ऑप्शन से भी जा सकते हैं एंड अगर 6000 के करीब मिले तो फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5920। अपर साइड 6300 तक के लेवल में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर सर, आप क्या सलाह देंगे बुलियन मार्केट के जो हमारे निवेशक हैं या ट्रेडर हैं जिनका लंबी अवधि का या मीडियम टर्म का नजरिया, उनके लिए क्या सलाह है? नहीं, ऐसा है, अब जो जरा भाव ऊपर आ गया है, प्राइसेस हैव इम्प्रूव्ड, तो उसका एक कारण है। एक तो है मंदी का जो माहौल के बारे में बात करते हैं लोग, वो एक कारण है, मगर ज्यादा करके एक नया ताजा जो कंसर्न है बैंकिंग सिस्टम का, ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बारे में जो भी बातें बाहर आ रही है, तो इसमें नया कोई बैंकिंग क्राइसिस आएगा हमारा सामने पता नहीं। एंड देयरफॉर गोल्ड का जो सेफ हेवन अपील है जरा सा जरूर बढ़ गया है, मगर ये कितना टिकेगा इस इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि फिजिकल मार्केट हम देखेंगे, भारतवर्ष हो या चीन हो, वहां जरूर फिजिकल डिमांड ऑफ गोल्ड में कोई बढ़ोतरी दिख नहीं रहे हैं। खास करके भारत में तो the demand is actually declined, तो बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, तो डिमांड डिस्ट्रक्शन हम कहते हैं। तो आगे जाकर के एक और रेट हाइक आएगा जरूर मई महीने में, जो भी एक मीटिंग है फेड का, उसमें कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक आ जाना चाहिए। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये लेवल टिकेगा, थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, अब नेचुरल गैस पे एक और सवाल आ रहा है। आशीष हैं कानपुर से। 25 मई की जो एक्सपायरी है नेचुरल गैस की, प्रथमेश जी आपको लग रहा है कि 250 तक ये कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है क्या इस एक्सपायरी में? आई थिंक 160 नीचे में और 200 ऊपर में ये क्रूशियल रेंज है। तो सपोर्ट जोन्स 160 है, ऊपर में 200 है। तो 200 अगर पॉसिबल निकलने की पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ पे आपको 220 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट यस, आपको अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखना है तो 187 185 की रेंज में आप बाय करेंगे, 179 का स्टॉप रखेंगे, ऊपर में टारगेट 203 के लिए रखेंगे। ये व्यू नेचुरल गैस को लेकर प्रथमेश जी की तरफ से है। अगले दर्शक एसके बंसल है ग्वालियर से। जिंक में क्या करना चाहिए? वीरेंद्र जी, जिंक में क्या करे एसके बंसल साहब? जिंक काफी दबाव में है। लास्ट ईयर 390 से गिरते गिरते अब ये 330 तक आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम ओवरसोल्ड होने के कारण इसमें बाउंस आ सकता है, बट फंडामेंटली अभी इम्प्रेसिव रिकवरी नहीं लग रही है। रियल एस्टेट का जो थोड़ा सा दबाव है चाइना में, यूरोप में, तो ये थोड़ा सा दबा रहेगा। अगले दर्शक है स्वप्निल है संभाजी नगर से। सिल्वर इन्होंने एक लॉट बाई किया है 75,000 के लेवल पे। अब रवि जी जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करे या एग्जिट कर जाए, क्या सलाह देंगे इनको सिल्वर में? सिल्वर एक बुलिश टर्न में है। लगातार सिल्वर में लोअर लेवल से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और आप देखें तो 3 से 4 बार ऐसी ट्राई हुई कि डाउन साइड सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में 2450 का लेवल है वो ब्रेक करे, बट कोई भी लेवल है वो सक्सेस नहीं हुआ। और डोमेस्टिक मार्केट में भी 73,700 का एक अच्छा सपोर्ट लेके सिल्वर में ट्रेड हो रहा है। थोड़ा शॉर्ट टर्म नजरिया रखे, 73,700 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहे। अगर 75,200 तक के लेवल मिलते हैं तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और चांदी की जो रवि जी की कॉल है वो भी एक बार आपको बता दें कि 74,120 रुपए पे चांदी खरीदने की सलाह है। टारगेट 74,900 का है, स्टॉप लॉस है 73,780। इंट्रा डे के लिए ये रवि जी की तरफ से कॉल है। अगले दर्शक हमारे साथ सरदार सिंह हैं। मई में सरसों के दाम कितने हो सकते हैं? क्या लग रहा है सरसों को लेकर, क्या आउटलुक है वीरेंद्र जी आपको? क्या दाम बढ़ने वाले हैं सरसों के? अभी ऑलमोस्ट एमएसपी से 13-14% नीचे है। अपेक्षित बाइंग जो नाफेड की होनी चाहिए एमएसपी पे वो अभी हो नहीं पा रही है, और इंपोर्ट तेलों की इंपोर्ट काफी ज्यादा हो रही है। मेरे हिसाब से हम बेयर मार्केट के लास्ट फेज में है, बट एटलीस्ट मई महीने में तो ये कमजोर रहेगा।
अगले दर्शक है प्रशांत है आसनसोल से, जीरा खरीदा है 44 लॉट 35,205 रुपए में, क्या करना चाहिए बीरेन जी इनको? अभी जीरा का ये लेवल है तो मैं इस पे कोई व्यू नहीं बना रहा हूँ। क्या देंगे रवि जी, होल्ड करें कि निकल जाए? काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है प्रशांत को। मुनाफा मंथ के प्राइसेस में हो रहा है, अभी बैंक पे मुनाफा ले वो एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप क्या करें, इतने सारे लॉट आपने बाई किए हैं, एटलीस्ट ये लेवल पे 50% जितने पोजीशन है, अगर 43,700 43,800 कुछ भी कल अगर ये उछाल मिलता है तो वहां पे आप 50% पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर ले। रेस्ट 50% है उसको 40,000 के स्टॉप लॉस के साथ उसमें बने रहे। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट बिफोर 45,000 आपको सारी पोजीशन है वो अनवाइंड कर लेनी है। 42,000 का लेवल अच्छा सपोर्ट है, इसका स्टॉप लॉस लगा के आप अभी बने रहे। अगले दर्शक है प्रशांत का ही एक और सवाल था कि कॉपर उन्होंने सेल किया है 66 लॉट 777 रुपए 75 पैसे के लेवल पर, अब क्या करें, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी इनको? मेरे ख्याल से काफी अच्छे भाव पे इन्होंने सेल किया है और करेक्शन भी हुआ है इस भाव से। मेरे ख्याल से इनको प्रॉफिट पूरा लेके चले जाना चाहिए, वापस से 743 तक ऊपर आने की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। तो ये कॉपर पर सलाह इनके लिए जो 777 पे इन्होंने बेचा है तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इनको दी जा रही है। पवन हिसार से ग्वार सीड पर इनका कॉल रह गया था कि ग्वार सीड में क्या करना चाहिए। बीरेन जी, क्या ग्वार सीड तो काफी नरमी दिखा रहा है, क्या भाव आगे और गिर सकता है क्या ग्वार सीड्स का? इस भाव पे स्टेबल रहेगा, बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि गवार गम आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर इनकी कोई पोजीशन है तो गवार में से गम में वो स्विच ओवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कॉटन की। हालांकि कॉटन कीमतों में भी नरमी कुछ समय से देखने को मिल रही है। आइस कॉटन जो 18 अप्रैल के आसपास में 85 सेंट के आसपास था, वो घटकर 78 सेंट तक आ चुका है और घरेलू बाजार में भी दाम गिर रहे हैं। चंद्रशेखर सर, कॉटन को लेकर क्या आउटलुक है, आगे क्या लग रहा है कॉटन कीमतों में? दो चीजें, एक विश्व बाजार का जो डायनामिक्स है और दूसरा हमारा डोमेस्टिक मार्केट डायनामिक्स है। विश्व बाजार में मैं देख रहा हूँ मार्केट में काफी अच्छा सप्लाई है, उत्पादन ज्यादा है, कंजम्पशन डिमांड जो है उत्पादन से जरा सा कम है, तो एंडिंग स्टॉक भी इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहेगा। मगर हमारा देश में इसका सिचुएशन इज स्लाइटली डिफरेंट। और डिफरेंट क्या है, हमारा देश में काफी टाइट सप्लाईज चल रहा है, उत्पादन कम है, हमारे इन्वेंट्री लेवल भी कम है, क्वालिटी में, गुणवत्ता में बहुत बड़ा बिग डिफरेंसेस इन क्वालिटी एंड देयरफॉर हमारा जो भाव है काफी मजबूत है, काफी फर्म प्राइसेस है। वैसे तो जरा सा एक करेक्शन आ रहा है, मगर डिमांड हमारा देश में अभी नॉर्मलाइज हो रहा है। जो 2020-2021 में हमने देखा था वो स्थिति नहीं है, अभी काफी अच्छा डिमांड नॉर्मलाइज हो चुका है। और हमारा जो इम्पोर्ट है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वगैरह का इम्पोर्ट काफी मजबूत है। मैं मानता हूं कम से कम 20 लाख गांठ का इम्पोर्ट होगा और हमारा एक्सपोर्ट जो 50, 60, 70 लाख गांठ का होता था वो भी लगभग मैं मानता हूं इस साल सिर्फ 20 लाख या 25 लाख गांठ का ही होगा। यानी हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, उत्पादन डोमेस्टिक उत्पादन कम है, डिमांड हल्के से बढ़ रहा है। तो आई थिंक दिस इज काफी मार्केट सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स टाइट है। तो आई थिंक दिस इज द सिचुएशन। या ओके, अब अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक है दिल्ली से, क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शन की रणनीति जानना चाह रहे हैं। रवि जी, ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास क्रूड एनजी में? क्रूड में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 6000 का कॉल ऑप्शन है, वो आप 210 के करीब बाय कर सकते हैं। 158 160 के करीब स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन आपको अपर साइड 400 तक के लेवल दे सकता है। तो आई थिंक आप क्रूड में जाए। नेचुरल गैस आई थिंक ऑप्शन थोड़ा कॉस्टली है जो नेक्स्ट मंथ का है, तो इसमें इतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इससे बेटर है कि आप फ्यूचर में ट्रेड करें नेचुरल गैस में। जो 185 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, थोड़े
थोड़े डिप पे 180 के करीब नेचुरल गैस फ्यूचर में ही बाय कर ले आप। स्टॉप लॉस 172 का लगाए, वहां पे 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ऑप्शंस का इतना प्रीमियम 15-20 रुपया प्रीमियम देना मुझे उचित नहीं लग रहा है। तो लग रहा है कि आप नेचुरल गैस में फ्यूचर में वही क्रूड के 6000 के कॉल ऑप्शन में बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पल्सेस की। पल्सेस को लेकर भी चिंता है क्योंकि दाम रिटेल में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तुअर के दाम रिटेल में 115 से 120 रुपए प्रति किलो के आसपास हो चुके हैं, उड़द 110, चना भी 75 के ऊपर है और मसूर 93 और मूंग 110 रुपए प्रति किलो के आसपास। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है पल्सेस को लेकर, क्या आउटलुक लग रहा है? क्या दाम यहाँ से और बढ़ने वाले हैं दालों के? बढ़ने का संभावना मैं देख रहा हूं जरूर, मगर मैं लगातार कम से कम 7-8 साल हो गया, कई बार मैं लिख चुका हूं, हमारा होलसेल भाव और रिटेल भाव में काफी बड़ा फासला है, काफी बड़ा अंतर है। एक कम होना चाहिए। एक क्यों है इतना अंतर? बिकॉज आर सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, हमारा सप्लाई चेन का जो एफिशिएंसी काफी कम है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है, आप पिछले 3-4 साल के आंकड़े देखिए, हमारा जो खरीफ उत्पादन है, जो तुअर अरहर हो या उड़द हो या मूंग हो, ऑल दैट इज स्टैग्नेटिंग। 85 लाख टन का आसपास में इट स्टैग्नेटेड इन द लास्ट 4 years। अगर 4 साल में आबादी बढ़ गई है, आमदनी बढ़ रहा है, अभी डिमांड बढ़ रहा है, देयरफॉर हमारा जो खरीफ पल्सेस जो कहते हैं हम, काफी टाइट सप्लाई सिचुएशन है। इसी के वजह से ही सरकार ने मार्च 24 तक इंपोर्ट खोल दिया है। मगर जी। और एक कारण है एल नीनो जी। एल नीनो जरूर उसका एक खतरा मंडरा रहा है सभी खरीफ फसलों के ऊपर। तो मैं कोई बड़ा राहत पल्सेस के भाव में देख नहीं रहा हूं। ओके, शुक्रिया चंद्रशेखर सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को एक ब्रॉडर आउटलुक दिया। वीरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रथमेश जी और रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि हमने बात की थी दीपक कन्नन साहब से, जो S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के कोल प्राइसिंग के ग्लोबल हेड है। उन्होंने कोल प्राइसेस को लेकर, डिमांड आउटलुक को लेकर, सप्लाई को लेकर क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। सर, पिछला 1 साल कोल सेक्टर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग भरा रहा है। जब से रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां एनर्जी क्राइसिस थी, तो दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी बहुत सारे देशों का फोकस था। क्या लग रहा है, क्या आउटलुक है, क्या पूरे कोल सेक्टर के लिए सिनेरियो चेंज होने वाला है आने वाले समय में? कोल का देखिए सिनेरियो तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कोल अभी मोर देन 73% ऑफ द एनर्जी मिक्स में जो है, कोल इज प्लेइंग दैट रोल। टू डिस्प्लेस कोल कम्प्लीटली वो बहुत मुश्किल होगा। बट या रशिया यूक्रेन वॉर ने थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फ्लोज। इंडिया जो ऑस्ट्रेलियन थर्मल कोल नहीं खरीदता था, वो खरीदना शुरू कर दिया, और रशियन कोल भी आ रहा है अभी टू इंडिया। सो इंडिया हैज़ गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ कि जब प्राइजेस गिरे, कौन सा चीपर है, चीपर ऑप्शन दे कैन चूज एंड पिक फ्रॉम। क्या आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से आगे और बढ़ने वाले हैं कि जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं तापमान शूट अप किया है, तेजी से ऊपर जा रहा है, ऐसे में क्या डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस भी कोयले के बढ़ने वाले हैं और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के भी प्राइसेस बढ़ेंगे साथ साथ, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है? अभी लास्ट ईयर पावर क्राइसिस हुआ था, तो पावर प्लांट्स का स्टॉक पाइल्स बहुत कम था। इस साल अब देखेंगे तो पावर प्लांट्स का स्टॉक पाइल्स जो है 25-26 दिन तक चलेगा, तो स्टॉक पाइल्स हैव इम्प्रूव्ड। तो देर इज़ नो रियल प्रेशर कि अभी इंपोर्ट करना है, अभी स्टॉक पाइल करना है। बट गोइंग फॉरवर्ड वेदर रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स जो होगा, लाइक इफ इट इज़ हार्शर विंटर और सप्लाई टाइट हो जाएगा, तब थोड़ा प्राइसेस बढ़ सकता है। अदरवाइज एट दिस करंट पॉइंट सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स बैलेंस्ड है। ग्लोबल और डोमेस्टिक, क्या दोनों में डिमांड और सप्लाई क्या इक्विलिब्रियम पे कह सकते हैं? Domestic, देखिए most of the domestic coal is used by the domestic industries only, so it is not exported, so it is not really affecting जो बाहर से आता है कोल उसको इम्पैक्ट नहीं करता। बट इफ़ यू फॉल शॉर्ट ऑफ कोल देन डेफिनेटली यू हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आपको क्या लगता है कोल इंडस्ट्री के लिए किस बड़े चैलेंजेस क्या है? क्या उन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना एक बड़ा चैलेंज उनके लिए है?
वो तो बड़ा बड़ा चैलेंज है ही, क्योंकि आप इंडियन डोमेस्टिक कोल देखेंगे तो हाई ऐश है, वेरी हाई ऐश कंटेंट है एवरेज में, तो वो ऐश कंटेंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, कोल वॉशर सेटअप करना पड़ेगा, और फिर लॉजिस्टिक्स भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव दिस कार्बन कैप्चरिंग सिस्टम, वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच कम्स एट वेरी एडिशनल कॉस्ट, विच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज पिकिंग अप पेस, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो ये सब करेंगे तो कोयला यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल इट विल बी पोल्यूटिंग फैक्टर। सर अब जो इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं उनको अगर कॉम्पिटिटिव बने रहना है इस सेक्टर में, तो उनके लिए और एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए कोल सेक्टर में क्या आपके लिए क्या एडवाइस होगा? S&P 500 की तरफ से क्या एडवाइस होगा? देखिए, एडवाइस तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में जो है उनको सब पता होता है कि क्या हो रहा है, कौन सा बिजनेस में लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। बट मैंने जो नोटिस किया है 10 साल के अंदर कोल ट्रेडर्स का गिनती भी बढ़ गया है, लॉट मोर आर इनटू कोल ट्रेडिंग, कुछ स्टॉक एंड सेल पे है, कुछ रिटेलर्स बन गए हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सोच समझ के करना चाहिए कि कौन सा रीजन से क्या आने वाला है, और हाउ डू यू गेज द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड, वो ज़रूरी होता है।